हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। आज के हम इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के हल जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए और सहूलियत के लिए मैंने इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखना होगा। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है लोकतंत्र की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए देखते हैं। पहला है लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी लोग अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा है लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, तो लोकतंत्र में यह भी होता है, सही है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने की भी आज़ादी होती है। और घ है लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है, तो बिल्कुल जो चुना जाता है वहीं अधिकार होता है शासन चलाने का। तो इसमें ग वाला जो है वो गलत है, क्योंकि लोगों को आज़ादी होती है, वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, यानी कौन से रीजन है जिससे लोकतंत्र फैलता है। तो क्या है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आगमन, यानी कोई देश जो विदेश का हो और लोकतांत्रिक शासन अपनाया हुआ हो, वो अगर किसी देश पे आक्रमण करता है तो उससे लोकतंत्र का विकास होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है सैनिक तख्ता पलट, यानी सेना जो है वो शासन को उलट पुलट कर दे, तो ये भी सही नहीं है। प्रेस पर प्रतिबंध, यानी प्रेस जो है वो अपनी मनमानी न कर सके, यानी कुछ भी बिना सरकार की इजाज़त के न छाप सके, तो ये प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो इससे भी नहीं होता है। अंतिम है लोगों का संघर्ष, यानी लोग संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, जो है सरकार से अपनी मांग रखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के लिए जो है वो एक तरह से कहें कि अपने अधिकारों के रक्षक के रूप में आते हैं, वो अपने अधिकारों को मांगते हैं। तो निश्चित तौर पर जब लोग संघर्ष करते हैं तो लोकतंत्र का विकास होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो अगर नहीं रहता तो ये सही हो जाता है, क्योंकि प्राचीन में भी लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। तो लिच्छवी जैसे गणराज्य था तो वहाँ लोकतंत्र का प्रमाण मिलता है, तो ये वाला जो है गलत है। दूसरा है कि ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमज़ोर हुआ, तो कमज़ोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ था, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली, तो ये वाला सही है, क्योंकि फ्रांस में जब बेस्टिल का पतन हुआ तो वहाँ जाकर के जो है लोकतंत्र की नींव डली, तो ये वाला सही है। और घ है पाकिस्तान और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी, तो कई बार चुनौती मिले है। पाकिस्तान में सैनिक शासन आया है और नेपाल में जो है लोकतंत्र राजतंत्र इस तरह से चलते रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करें, यानी 4 वाक्य है, इसमें से कौन सा यहाँ जो है लिखेंगे वाक्य कि पूरा हो जाएगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है, ताकि क्यों ज़रूरत है, तो कहे अमीर देशों को बातों को ज़्यादा वजन हो, यानी अमेरिका हो गया, इस तरह के जो देश हैं उनकी बातों में ज़्यादा वजन हो, इसलिए लोकतंत्रों का होना ज़रूरी है। तो लोकतंत्र ही है जिसमें सबकी भागीदारी हो, तो केवल अमीर या मजबूत देशों की भागीदारी होने का मतलब है कि लोकतंत्र वहाँ नहीं है, सभी देशों की भागीदारी है मतलब है, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा है कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, तो ये वाला सही है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। तो ये वाक्य अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हमारा जो पूरा वाक्य है वो पूरा हो जाता है, तो ये ख जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा ग और घ जो है वो सही नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि स्तंभ अ का स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करिए।
तो यहाँ है लिच्छवी। लिच्छवी तो ये प्राचीन जो है भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य था। अभी मैंने बताया लिच्छवी गणराज्य में जो है प्राचीन शासन के जो है प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। भले ही राजा जो थे वो सभा और समिति के अनुसार चलते थे, लेकिन वो एक तरह से कहा जाए कि उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो लोकतांत्रिक ही थी। दूसरा है नेपाल, यानी नेपाल जो है वो राजतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, राजा ने अपना अधिकार छोड़ा, जिसके चलते वहाँ जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आई। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई थी, वहाँ जो है सेना ने कब्जा किया, उसके बाद फिर लोकतंत्र आया। नेक्स्ट है घना, तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी इसको मिली, इस पर ब्रिटिश शासन का जो है कब्जा था, उसके बाद वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, फिर आज़ादी मिली। तो यहाँ हमने जो है इसका उत्तर दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी गैर लोकतांत्रिक देश जहां लोकतंत्र नहीं है, जैसे राजशाही हो गया, तानाशाही हो गया, सैनिक शासन हो गया, वहाँ के लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में जो उदाहरण दिए गए हैं उसके आधार पर आप अपना पक्ष दीजिए। उत्तर लिखेंगे हम। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश में लोगों को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, अभी मैंने बताया था, कुछ बोलने, अपनी भावनाओं को रखने, अपनी मांगों को रखने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी आप स्वतंत्र नहीं हैं कि ये सब कर सके। सरकार मनमाने ढंग से सभी कार्यों को संचालित करती है, यानी सरकार जिस तरह से जो चाहती है वो करती है, जिससे जनता को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी उसका जीना भी खतरे में पड़ जाता है, यानी लोगों के सामने मरने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ की जो जनता होती है उनमें आर्थिक स्थिति में तेज़ी से गिरावट आती है और धन जो होता है कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। यानी पैसा जो है कुछ लोग ही जमा कर पाते हैं, बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल से जीवन गुजारते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम बताएं, यानी जहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो ये है चीन, यहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था है। इसके अलावा कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये सब गैर लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ राजशाही शासन व्यवस्था मौजूद है। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है, यानी सैनिक शासन वहाँ लागू हो जाता है तो फिर क्या होता है। तो उत्तर होगा, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विद्रोह या विरोध व्यक्त करने एवं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता को जनता से छीन ली जाती है। वो जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो और ये प्रश्न दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। आप दोनों का उत्तर एक जैसा लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी लोकतंत्र में क्या खासियत है, विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है कि इसमें लोगों को अपनी मर्जी से सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है। लोग वोट करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो सरकार चलाता है। दूसरा, इसमें जनता द्वारा चुने हुए नेता ही देश पर शासन का अधिकार होता है, यानी जो नेता को हम लोग चुनते हैं वही देश में शासन चलाते हैं, न कि कोई आम आदमी चलाता है। नेक्स्ट है कि इसमें लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। चौथा है, इसमें लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है, यानी सरकार के किसी भी नियम कानून के अगर वे विरुद्ध हैं तो वो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। इसमें लोगों को संघ या संगठन बनाने का अधिकार होता है। लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के संघ या संगठन बनाते हैं, फिर सरकार से वार्ता करते हैं और फिर अपनी मांगों को रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है और इसलिए सरकार जो है जनता के मांगों को जो है सही तरीके से सुनती है और उसको निराकरण करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के अलग अलग समूह बना ले और नेपाल तथा पाकिस्तान में लोकतंत्र में हो रहे संघर्ष से संबंधित अलग अलग तरह की सूचनाएं इकट्ठा करें, यानी 2 समूह बनाना है
और फिर नेपाल और पाकिस्तान के बारे में ये सूचना इकट्ठी करनी है। पहला सूचना क्या इकट्ठा करना है कि इन देशों की पूर्व सरकार किस आधार पर गैर लोकतांत्रिक थी, यानी क्यों गैर लोकतांत्रिक थी कि यहाँ की पहले जो सरकार थी। दूसरा है नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायत क्या है या क्या वो चाहते हैं। तीसरा है कि इस पर वहाँ के जो शासक थे पहले वाले उन्होंने क्या किया। चौथा है कि इन आंदोलन के लिए जो संघर्ष हुआ उसके नेता कौन कौन थे। तो आइए बारी बारी से एक एक करके हम इन उत्तरों को देखते हैं। पहला है नेपाल और पाकिस्तान की स्थिति क्रमशः इस प्रकार है। नेपाल में शासन व्यवस्था का स्वरूप जो था वो राजशाही था, यानी राजा था, और पाकिस्तान में इसकी शुरुआत जो है सांप्रदायिकता के आधार पर हुई, यानी वहाँ धर्म को लेकर के ये आया, जिससे वहाँ लोकतंत्र को अल्प समय में सैनिक शासन ने उखाड़ फेंका, यानी सेना ने जो है वहाँ उखाड़ फेंका और फिर वहाँ सेना का शासन स्थापित हो गया। तो ये हमें उसकी पूर्व स्थिति पता चल गई। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के लोगों की मुख्य मांग और शिकायत क्या थी। तो मुख्य शिकायत थी भुखमरी, बेरोजगारी, अंधविश्वास और संप्रदायवादी तथा बढ़ते आतंकवाद की घटना से जूझ रहे वहाँ की जनता अवाम है। साथ ही साथ शिक्षा, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, इन दोनों में जनता को इससे छुटकारा पाना मुख्य मांग था, यानी ये सब जो है शिकायतें थी जिसे वे दूर करना चाहते थे। तीसरा है कि उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया। तो इन मांगों पर दोनों देशों की सरकार और सैनिक शासकों ने कभी सच्चे तौर पर नहीं लिया, यानी उनको लगा कि हमें इनकी मांगों में कोई दम नहीं है, क्योंकि इससे उनकी स्थिति हानिप्रद हो सकती थी, यानी वो जो थी सरकार उनकी जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने दमक और आतंक का सहारा लिया, यानी लोगों का दमन करना शुरू किया, उनका जो है शोषण करना शुरू किया। परिणति लोगों के संघर्ष के रूप में सामने आया, यानी जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा। अब सवाल है कि उसमें कौन कौन से नेता थे। तो इन दोनों देशों में लोकतांत्रिक स्तर पर हुए संघर्ष में नेपाल की अगर बात करें तो वहाँ कमल दहल प्रचंड जो थे वो इसके नेता थे, और पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो थे इसके नेता थे। तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर के पूरे प्रश्न उत्तर को हल कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेट मिले और हम आपके लिए और वीडियो लाएं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।